प्यारे बच्चों, आज हम दोहरी गणना की समस्या के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम दोहरी गणना की समस्या से क्या अभिप्राय है, दोहरी गणना की समस्या क्यों उत्पन्न होती है तथा दोहरी गणना की समस्या से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोहरी गणना की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। जब किसी वस्तु के मूल्य की गणना एक बार से अधिक की जाती है तो उसे दोहरी गणना कहा जाता है। अर्थात दोहरी गणना की समस्या का अर्थ वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य की गणना एक बार से अधिक करने से है। जैसा कि एक वस्तु उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं अथवा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है, इसलिए ये खतरा बना रहता है कि इसका मूल्य प्रत्येक अवस्था में उत्पादन के मूल्य में शामिल किया जा सकता है, जिससे इसके मूल्य की दोहरी, तिहरी या कई बार जो है गणना हो सकती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक उद्यम अपने द्वारा किए गए उत्पादन को अंतिम वस्तु मानता है। इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि जब वो अपने उत्पादन या जो उत्पादित वस्तु है उसको बेच देता है तो उसके बाद वो किस प्रकार वो प्रयोग होती है, इससे उसका कोई संबंध नहीं होता है। तो जब इस तरह से एक वस्तु उत्पादन की कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है तो इसमें दोहरी गणना की समस्या की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से यही वजह है, यही कारण है कि दोहरी गणना की जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। तो अब दोहरी गणना की समस्या की जो है हम परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा, दोहरी गणना की समस्या की परिभाषा क्या है? दोहरी गणना का अर्थ है किसी वस्तु के मूल्य की गणना एक बार से अधिक करना। दोहरी गणना का अर्थ है किसी वस्तु के मूल्य की गणना एक बार से अधिक करना। इसका कारण यह है कि यद्यपि उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं का ही इसमें प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, लेकिन अगर हम देखें जो उत्पादक होते हैं, प्रत्येक उत्पादक अपने द्वारा उत्पादित वस्तु या बेची गई वस्तु को अंतिम वस्तु मानता है। इसी कारण से जो गणना की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण के लिए एक किसान 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करता है और उसे आटा मिल वाले को बेचता है। तो जहां तक किसान का संबंध है उसके लिए गेहूं अंतिम वस्तु है। अब मान लीजिए किसान गेहूं को बेचकर 400 रुपए प्राप्त करता है तथा उसका गेहूं के उत्पादन पर कोई खर्च नहीं होता। तो इस प्रकार किसान ने 400 रुपए के मूल्य का योगदान किया है, लेकिन आटा मिल के लिए गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है। वह गेहूं मैदा में परिवर्तित करता है तथा उसे बेकरी वाले को 600 रुपए में बेच देता है। आटा मिल मैदा को अंतिम वस्तु मानेगा, लेकिन बेकरी वाला उसे मध्यवर्ती वस्तु मानेगा तथा उसका प्रयोग डबल रोटी बनाने के लिए करेगा। बेकरी वाला डबल रोटी दुकानदार को 800 रुपए में बेचता है। बेकरी वाले के लिए डबल रोटी अंतिम वस्तु है, लेकिन दुकानदार के लिए वह मध्यवर्ती वस्तु है। मान लीजिए दुकानदार डबल रोटियों को अंतिम उपभोक्ता को 900 रुपए में बेच देता है। अब जहां तक किसान, आटा मिल, बेकरी वाले तथा दुकानदार का प्रश्न है, उनके लिए उत्पादन का मूल्य निम्नलिखित होगा। उत्पादन का मूल्य 400 जमा 600 जमा 800 जमा 900
कुल जो उनके लिए उत्पादन का मूल्य हो जाएगा वो 2700 रुपए होगा। तो प्रत्येक उत्पादक अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को वो अंतिम वस्तु मानता है। जिस वस्तु का उत्पादन करता है, जिस वस्तु को बेचता है, उसे वो अंतिम वस्तु मानता है। उसकी इस मान्यता में उसकी कोई गलती भी नहीं है। इससे उसका कोई संबंध नहीं होता कि जिस वस्तु को वह बेच रहा है आगे वह किस प्रकार से प्रयोग होगी, इससे उसका कोई संबंध नहीं होता। लेकिन हम जानते हैं कि मैदा के मूल्य में गेहूं का मूल्य शामिल है तथा डबल रोटी के मूल्य में गेहूं का मूल्य तथा आटा मिल की सेवाओं का मूल्य शामिल है। अंत में दुकानदार द्वारा बेची गई डबल रोटी के मूल्य में गेहूं का मूल्य, आटा मिल तथा बेकरी वाले की सेवाओं का मूल्य शामिल है। इस प्रकार गेहूं के मूल्य की 4 बार गणना होती है, आटा मिल की सेवाओं की 3 बार तथा बेकरी वाले की सेवाओं की गणना 2 बार होती है। एक वस्तु के मूल्य की गणना जब 1 बार से अधिक होती है तो इसे दोहरी गणना कहते हैं। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती है। तो ये थी दोहरी गणना की समस्या। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। यहां पर दोहरी गणना की समस्या से कैसे बचा जाए। हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, दोहरी गणना की गलती से बचने के 2 उपाय हैं। एक है पहला अंतिम उत्पाद विधि और दूसरा है मूल्य वृद्धि विधि। तो सबसे पहले अंतिम उत्पाद विधि। इस विधि के अनुसार दोहरी गणना की गलती से बचने के लिए उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। यदि उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाए तो अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य है वो ज्ञात हो जाता है। तो अंतिम उत्पाद विधि द्वारा जो है उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य घटा दिया जाता है। तो इस तरह से दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसका सूत्र है अंतिम वस्तु का मूल्य बराबर है उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। इस सूत्र को एक बार दोबारा समझ लो। अंतिम वस्तु का मूल्य बराबर है उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। तो अब है दूसरा मूल्य वृद्धि विधि। दूसरी है मूल्य वृद्धि विधि। मूल्य वृद्धि विधि से अभिप्राय है कि उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक फर्म द्वारा वस्तु के मूल्य में कितना मूल्य जोड़ा गया है। मूल्य वृद्धि विधि से अभिप्राय है कि उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक फर्म द्वारा वस्तु के मूल्य में कितना मूल्य जोड़ा गया है। मूल्य वृद्धि की गणना करने के लिए किसी वस्तु के उत्पादन के मूल्य में से उसकी लागत को घटा दिया जाता है। यानी कि उत्पादन के मूल्य में से यहां पर मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि मूल्य वृद्धि ज्ञात हो जाती है। तो किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों द्वारा जो की गई जो मूल्य वृद्धि है 1 वर्ष में, उसको बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि या बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। किसी देश की घरेलू सीमा में 1 लेखा वर्ष में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के कुल जोड़ को बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि या बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और इसमें आगे जो है उचित प्रवर्तन करके हम राष्ट्रीय आय आगे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दोहरी गणना की समस्या से जो है बच सकते हैं। अब दोहरी गणना की समस्या को आप इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। जो उदाहरण हमने पीछे अभी डिस्कस किया उसको इस चार्ट में भी दिखाया गया है कि मान लीजिए एक किसान 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करता है और उसे आटा मिल वाले को बेच देता है। तो यहां पर ये मान के चलते हैं कि किसान की जो लागत है मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य है वो 0 है, उसका कोई खर्च नहीं आया गेहूं का उत्पादन करने में, और उसे वो 400 रुपये में आटा मिल वाले को बेच रहा है।
तो किसान क्या कर रहा है, जो मूल्य वृद्धि होगी किसान की क्या होगी, वो 400 रुपये होगी। आप यहाँ देख सकते हैं आटा मिल वाला 400 रुपये में गेहूं खरीद रहा है, तो 400 रुपये इसकी जो ये लागत है वो 400 होगी यहाँ पर, और उत्पादन का मूल्य ये इसको मैदा में परिवर्तित करके जो इसको आगे बेकरी वाले को बेच रहा है तो 600 में, तो इसका उत्पादन का मूल्य 600 है। तो यहाँ पर मूल्य वृद्धि होगी 600 माइनस 400 बराबर है 200 रुपये इसकी मूल्य वृद्धि होगी। बेकरी वाला जो है 600 रुपये में जो है आटा मिल वाले से खरीद रहा है मैदा, और उसे जो है डबल रोटी बनाकर जो है वो दुकानदार को 800 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पर इसके अगर आप मूल्य वृद्धि देखें 800 माइनस 600 200 रुपये की मूल्य वृद्धि बेकरी वाला भी कर रहा है। उसके बाद दुकानदार अगर हम देखें 800 रुपये में जो है डबल रोटी खरीद रहा है बेकरी वाले से, तो यहाँ पर इसकी मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य है वो 800 है, और उत्पादन का मूल्य इसको 900 रुपये में अंतिम उपभोक्ताओं को बेच रहा है, तो इसका उत्पादन का मूल्य 900 रुपये होगा। तो दुकानदार ने जो मूल्य वृद्धि की 900 माइनस 800 100 रुपये। तो अब इन सब के जोड़ को हम अगर देखें यहाँ पर कुल हो जाएगा है 900 रुपये, 400 जमा 200 जमा 200 जमा 100, कुल 900 रुपये की मूल्य वृद्धि जो है यहाँ पर की गई। तो यहाँ पर उत्पादन का मूल्य है, कुल उत्पादन का मूल्य 2700 है और मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य 1800 है। तो 2700 माइनस 1800, अगर 2700 में से हम 1800 घटा देते हैं तो मूल्य वृद्धि कितनी हुई 900। एक्चुअल में जो 900 रुपये ही राष्ट्रीय आय में जुड़ने चाहिए यहाँ पर, और यही दोहरी गणना की समस्या है कि इसमें क्या होता है, कई बार उत्पादन का मूल्य जुड़ जाता है, कई बार गलती से क्या है ये 2700 रुपये, क्योंकि हर जो उत्पादक है उद्यम है उसकी जो उसका जो उत्पादन है वो जुड़ जाता है गलती से, क्योंकि इसमें हमने पहले भी समझा इसमें उत्पादक की कोई गलती नहीं है कि वो जो वस्तु बेच रहा है वो आगे किस प्रकार से प्रयोग हो रही है, क्योंकि उत्पादक अपनी वस्तु को अंतिम वस्तु मानता है और इसमें इसकी कोई गलती नहीं होती कि आगे जिसको वस्तु बेच रहा है वो किस प्रकार से उसको प्रयोग कर रहा है। तो इस तरह से कई बार ये गलती हो जाती है, इसकी संभावना रहती है कि दोहरी गणना हो, क्योंकि उत्पादन का मूल्य जो है वो कई बार वो जुड़ जाता है। तो इसको सही करने के लिए क्या करते हैं, इस गलती से बचने के लिए क्या करते हैं, उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं को मूल्य घटा देते हैं और एक्चुअल में जो मूल्य वृद्धि होती है उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। तो ये थी दोहरी गणना की समस्या। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दोहरी गणना से अभिप्राय है कि किसी वस्तु के मूल्य की गणना एक बार से अधिक करना, अर्थात जब किसी वस्तु के मूल्य की गणना एक बार से अधिक की जाती है तो उसे दोहरी गणना जो है वो कहा जाता है। और दोहरी गणना से बचने के लिए हमारे पास दो उपाय हैं, अंतिम उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये आपको समझ आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।